तो इस फील्ड में चैलेंजेस क्या क्या हैं सर, मतलब हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सिस्टम? भारत में इस फील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो कंपैरेटिवली ये नया फील्ड है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल बेनिफिशियरीज और यूज़र्स हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी के, जिनको जानकारी ही नहीं है कि हमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हो सकता है, हमारी फंक्शनल एबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, हमारा इंडिपेंडेंस का स्तर बढ़ सकता है। उनको ये जानकारी नहीं है कि इसको यूज़ करने के लिए हमें कहाँ संपर्क करना है, कहाँ हमें मिलेंगे, क्या कीमत होगी, कितनी रिपेयर कॉस्ट होगी। इस तरीके की जानकारी बहुत कम है, और इसके लिए मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम समय समय पर अवेयरनेस रेज करने के प्रयास करते रहते हैं। अभी हमने 6 जुलाई को ही नेशनल पीएमआर डे मनाया देश भर में, और उसके थ्रू भी हमने लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की कि हमारी स्पेशलिटी का क्या रोल है और किस प्रकार से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और उसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी का भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था अवेयरनेस से रिलेटेड कार्यक्रम में। और ये भी जानना ज़रूरी है कि इंटरनेशनली 4 जून को इंटरनेशनल असिस्टिव टेक्नोलॉजी डे घोषित हुआ है, जो पहली बार पिछले साल मनाया गया और इस साल दूसरी बार मनाया गया है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस में लाने के लिए कोई डे डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रयास एक जगह कन्वर्ज हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जुड़ते हैं इस प्रयास में, और हम मैसेज बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से पहुंचा सकते हैं। जैसे आपके व्यूअर्स जानते होंगे कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, तो वो डे बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम उस दिन फोकस में ला सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, और नई योजनाओं को रिलीज़ कर सकते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं उनमें कितनी सक्सेस मिली है वो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके के प्रयास जो हैं वो नेशनल असिस्टिव टेक्नोलॉजी डे के प्रयास इंटरनेशनल डे के साथ अलाइन करके वो बहुत कामयाब होते हैं। और सर, अगर हम बात करते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हम एक पोजीशन पे हैं जहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं थ्रू हॉस्पिटल्स। एम्स का क्या रोल है सर, मतलब हाउ एम्स इज डूइंग पीएमआर डिपार्टमेंट? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी एम्स का ही कंट्रीब्यूशन है। और जो आपका सेंटर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये एम्स में ही स्थित है। तो इसके द्वारा जो आप मैसेज पहुंचा रहे हैं, आपका नेशनल सेंटर फॉर असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये पिछले कुछ साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अवेयरनेस तो पहुंचाने में आपका रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे डिपार्टमेंट का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो एनलीप से रिलेटेड गाइडलाइन और प्रोडक्ट्स की लिस्ट तैयार की थी, उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो इसलिए कहीं भी दुनिया में लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि भारत में 5% से भी ज़्यादा लोग हैं जो इतने डिसेबल्ड हैं जिनको रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता है। हमें ज़रूरत है कि जो लोग रिहेबिलिटेशन जानते हैं, चाहते हैं, जिनसे बेनिफिट उठा सकते हैं, उनको मेन के हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोग्राम में इंटीग्रेट करना। असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए कोई अलग से कार्यक्रम खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी को एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट वे में इंटीग्रेट करना है, ताकि हेल्थ केयर डिलीवरी में जो भी आ रहा है वो किसी भी उम्र का हो सकता है, किसी भी जेंडर का हो सकता है। उसकी अगर असिस्टिव टेक्नोलॉजी से संबंधित रिक्वायरमेंट है, उसको सही ढंग से असेसमेंट के बाद एज अर्ली एज पॉसिबल मिले, और उसका चुनाव और सिलेक्शन एक्सपर्ट्स द्वारा किया जाए। होता क्या है कि कई बार बिना ध्यान दिए लोगों को वॉकिंग स्टिक पकड़ा दी जाती है। अगर लोग अपने आसपास समाज में देखेंगे तो उनको बहुत सारे लोग देखेंगे जो क्रचेस सही साइज़ की नहीं लेके चल रहे। वॉकिंग स्टिक अगर छोटी होगी तो व्यक्ति झुक के चलेगा, अगर क्रच बहुत लंबी होगी तो उसकी बगल में वो दबाव डालेगी, जिसकी वजह से उनको नर्व्स पे इंजरी हो जाएगी, ब्लड वेसल्स पे सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो कभी भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसका चुनाव सही हो और जिस व्यक्ति के लिए चुना जा रहा है उसके हिसाब से वो उपयुक्त हो, तभी उसकी सक्सेस होगी। हमारे अर्थक्वेक सर्वाइवर्स होते हैं, उनके लिए डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन की गाइडलाइंस बनी हुई है, उसमें आपने एक्टिवली कंट्रीब्यूट किया है। तो इस प्रोसेस में कौन से बड़े चैलेंजेस आए आपको, क्या इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया? ये गाइडलाइंस किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में जो फंक्शनली इम्पेयर्ड लोगों की कैसे मदद कर सकती है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और शायद आपके दर्शकों को याद होगा कि फरवरी 2023 में एक भीषण अर्थक्वेक आया था जिसमें टर्की और सीरिया विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। उससे पहले भी समय समय पर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं भारत में और भारत के पड़ोसी देशों में, और भारत हमेशा जितना हो सकता है पड़ोसी देशों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। नेपाल एक पड़ोसी देश है जहां अर्थक्वेक्स कॉमनली आते रहते हैं। उत्तराखंड भारत में अक्सर अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ये जो सवाल आपने पूछा उसमें फरवरी 2023 का जो भीषण अर्थक्वेक था जिसमें टर्की और सीरिया प्रभावित हुए थे, तो उस देश में बहुत सारे लोग तो अनफॉर्चुनेटली गुजर गए अर्थक्वेक की वजह से, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा संख्या के लोग जीवित रहे। लेकिन उनमें से बहुतों को मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज हुई, बोन, जॉइंट, हेड, ब्रेन, इस तरह की चोटें लगी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई। इंजरी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों का सर्वाइवल और मेडिकल रिहेबिलिटेशन। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हमें इस आपदा के समय में उनकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक सुझाव दिया कि हमें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए कुछ योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जब ये बताया गया तो उन्होंने तुरंत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को संपर्क किया और जो DGHS थे उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का कार्य था मेडिकल रिहेबिलिटेशन फॉर सर्वाइवर्स ऑफ अर्थक्वेक। उसमें उस कमेटी का मुझे चेयरमैन मनोनीत किया गया। मेरे साथ कुछ और सदस्य भी थे जो दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल से चुने गए थे, जो फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के एक्सपर्ट्स थे। तो इस कमेटी के सदस्यों के सहयोग से हमने गाइडलाइंस फॉर मेडिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ अर्थक्वेक बनाई। ये प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा उस देश में भेजी गई, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय के, और वो बहुत उपयोगी पाई गई। ये रिटन टेक्स्ट की फॉर्म में थी गाइडलाइन, उसके साथ उसको सपोर्ट करते हुए वीडियो भी बनाया गया, क्योंकि जब व्यक्ति वीडियो देखते हैं तब मेडिकल रिहेबिलिटेशन उनको और बेहतर समझ में आता है और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी मदद मिलती है। तो रिटन में गाइडलाइन बुकलेट की फॉर्म में और इसके सपोर्टिंग वीडियो, ये दोनों चीज़ें उनसे शेयर की गई और उससे उनको बहुत लाभ हुआ। उसके अलावा जो रेस्क्यू टीम थी, ताकि लोग जो दब गए, फंस गए, उनको सुरक्षित निकालना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट काम था। तो ये चीज़ भारत सरकार से जो टीम गई थी उन्होंने टर्की की टीम के साथ मिलके पूरे मुकम्मल तरीके से सक्सेसफुली किया। सर, अगर मान लीजिए फंक्शनली इम्पेयर्ड जो लोग हैं हमारे एक ऑफिस एनवायरनमेंट में हैं और कोई भी क्राइसिस होता है, तो एज अ पर्सन, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो उनको एक्सक्लूड मत करिए जी। उनको हौसला दीजिए कि डिसेबिलिटी कोई उनकी अपनी कमी और कमज़ोरी की वजह से नहीं है, ये कोई पिछले जन्म का असर भी नहीं है। जितनी जानकारी आजकल हमें उपलब्ध है उसके अनुसार कभी भी जीवन में किसी भी व्यक्ति को दुर्घटना हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। और जब हम डिसेबिलिटी के कारणों को देखते हैं तो WHO के डेटा ये बताते हैं हमें कि लगभग 2/3 डिसेबिलिटी यानी 65% के करीब डिसेबिलिटी प्रिवेंटेबल है। अगर सही समय पर जानकारी हो और सही जो इंटरवेंशन की स्ट्रेटजीज़ हैं प्रिवेंट करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे जिस फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी में मैं कार्यरत हूँ, जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं, आमतौर पे हम अपने आसपास देखें तो एक समय में पोलियो सबसे कॉमन कारण होता था लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, जो बचपन में प्रभावित करता था। लेकिन सक्सेसफुल इम्यूनाइजेशन कैंपेन के द्वारा 2 बूंद पोलियो की जो पिला के बचपन में, अब हमारे पास जो पुराने व्यक्ति थे जिनको पोलियो हो गया, उनका रिहेबिलिटेशन एक चैलेंज है और बहुत सारी चीज़ों में उसमें भी हम सफल होते जा रहे हैं। उसके अलावा जैसे जैसे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड पर इंजरीज हो रही हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनके कारण डिसेबिलिटी लोकोमोटर सिस्टम की बढ़ती जा रही है। और ये जानकारी सबको पता है कि अगर आप ओवर स्पीड नहीं करेंगे, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो उसमें सीट बेल्ट पहनेंगे, 2 व्हीलर चला रहे हैं तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखते हुए, हेलमेट को पहनते हुए आप बहुत सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं।
जब आप दुर्घटनाओं से बचेंगे तो उससे रिलेटेड जो डिसेबिलिटी होनी है उससे भी बचाव होगा। बहुत सारे लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहे होते हैं और कई बार सुरक्षा के जो संबंध प्रयास हैं उनके प्रति लापरवाही हो जाती है। हाई राइज बिल्डिंग पे काम करने वाले मजदूर अगर सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ऊंचाई से गिरने से भी रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है, सिर को चोट लगती है, ब्रेन को इंजरी होती है, लेकिन इनसे बचा जा सकता है। उसके अलावा अगर खेल के मैदान पर हैं तो सावधानी बरतें, स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करें, हेलमेट पहने अगर ऐसा खेल है जिसमें आपके सर पे चोट लग सकती है। घुड़सवारी में अक्सर स्पोर्ट्स इंजरीज का रिस्क होता है। अगर आप कम गहरे तालाब में कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, डाइव कर रहे हैं तो उससे भी रीढ़ की हड्डी को चोट लगने का रिस्क होता है। तो इन सब साधारण नियमों का पालन करते हुए आप बहुत सारी डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। ये डिसेबिलिटी प्रिवेंशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है और जब WHO अपने निर्धारित आंकड़ों के द्वारा बता रहा है कि हर 3 में से 2 डिसेबिलिटी प्रिवेंट हो सकती हैं तो हमें उसका पूरा प्रयास करना चाहिए। कुछ प्रकार की डिसेबिलिटी आजकल जो हो रही है वो है एडवांसिंग एज की वजह से डिजेनरेटिव डिजीज़ हो रहे हैं या कुछ प्रकार के कैंसर्स की वजह से डिसेबिलिटी हो रही है। एयर पोल्यूशन से भी थोड़ी सी डिसेबिलिटी होती है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से जो लोग हार्ट अटैक से ग्रस्त हैं उनको भी बाद में कुछ डिसेबिलिटी होती है, लेकिन इनमें सक्सेसफुल मेडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं। अगर व्यक्ति जल्दी से मेडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में एंटर करे और उनका लाभ उठाए तो सक्सेसफुल रिहेबिलिटेशन बहुत सारे केसेस में संभव है और इन सब के रिहेबिलिटेशन में भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग है।